हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी की एक डिटेल्ड रिवीजन सीरीज नीट 2026 के लिए। अब नीट 2026 के लिए चाहे हमारे पास नोट्स के अलावा एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के लिए मैं लेके आई हूँ ये डिटेल्ड रिवीजन सीरीज नीट 2026 के लिए। तो आज का जो चैप्टर रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है हमारा और उनके फंक्शंस के बारे में। यहाँ हम बात करें तो बच्चों, यहाँ जो हमारा सबसे फर्स्ट ये वाला पेज है, यहाँ हम बात करते हैं जीएन रामाचंद्रन। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है सेल के अंदर। अब यहाँ हम बात करें, पूरा हमें नहीं पढ़ना है बच्चों, यहाँ हमें क्या पढ़ना है, यहाँ हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ों को। अगर हम यहाँ बात करना चाहें, फर्स्ट इसके अंदर हम कवर करते हैं जीएन रामाचंद्रन जो साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया था किसके बारे में, सेल के बारे में। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात की। अगर हम कहना चाहें इसके बारे में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जीएन रामाचंद्रन ने किसके बारे में बात की है बच्चों, उन्होंने बात की है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। इसी के साथ उन्होंने बात की है, साथ में जो साइंटिस्ट है जीएन रामाचंद्रन, इन्होंने बात की है किसके बारे में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। इसी के साथ साथ इन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर दिया है, किसका, कोलेजन का हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बात की है। तो यहाँ से इस स्लाइड से जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, कि जीएन रामाचंद्रन जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किस पे बात की है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे बात की है, और साथ में उन्होंने वहाँ पे कोलेजन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में उन्होंने बात की है जीएन रामाचंद्रन ने। इसी के साथ इन्होंने एक प्लॉट दिया था, उसी को हम कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट भी जिसे हम कहते हैं, वो भी किसने दिया था, रामाचंद्रन ने दिया था। और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रोटीन के स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास जो चैप्टर शुरू होता है वो है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ हम बात करें तो क्या कहना चाहेगा, सेल हम किसे कहते हैं, द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, सेल। When you look around, you see both living and non-living things. अब जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग चीज़ें भी मिलती हैं और साथ में हमें क्या मिलती हैं बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलती हैं। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? अब हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ लिविंग चीज़ें भी हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। तो ऐसा क्या है बच्चों जो एक किसी चीज़ को या लिविंग में कन्वर्ट करता है, और कुछ चीज़ों को हम जिनको हम कह सकते हैं, ऐसा क्या नहीं है नॉन लिविंग थिंग के साथ में जो उन्हें लिविंग से डिफरेंशिएट करता है। व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डजंट हैव विच ए लिविंग थिंग हैज़, यानी कि यहाँ बात करता है कि ऐसा क्या है एक लिविंग सेल के पास में जो एक नॉन लिविंग सेल के पास में नहीं है। अब यहाँ जो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, वो लाई करता है द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, वो प्रेजेंट रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल अब्सेंट होती है। इसके साथ हम बात करें, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म हो किससे कंपोज्ड हैं बच्चों, सेल से कंपोज्ड हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। अब यहाँ बात आती है बच्चों जिसे हम कहेंगे, एक हमारे पास आता है यूनिसेलुलर और एक हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर। जैसे बच्चों यहाँ हम बात करना चाहें कि किसे हम किस में रखेंगे, यूनिसेलुलर। अगर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूनिसेल्युलर। अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है, यानी 1 से ज़्यादा सेल्स हैं, तो उनको हम किस में रखेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रखेंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं व्हाट इज ए सेल, यानी सेल है क्या। तो यहाँ हम बात करेंगे सेल क्या है हमारे लिए। अब यहाँ हम बात करें व्हाट इज सेल, सेल है क्या। तो यहाँ हम देखना चाहें बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल है किसके लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी जब हम कहें एक सिंगल सेल प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो इंडिपेंडेंटली अपने सभी फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है। सेकंड जो फीचर है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ,
यानी लाइफ के जितने भी एसेंशियल फंक्शन हैं उनको परफॉर्म कर पाती है, उसी को ही हम क्या कहेंगे, सेल। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी यहाँ ये बताया गया है बच्चों कि एक सेल से छोटा कुछ नहीं हो सकता जो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को सर्वाइव कर पाए। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism। तो यहाँ हम बताते हैं कि जो सेल है वही क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल ही क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों एंटोन वोन, ये पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इस लाइन को। एंटोन वोन लीवनहुक जो साइंटिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था किसको, लिविंग सेल के बारे में बताया था। इन्होंने किसके बारे में बताया था, इन्होंने बताया था लिविंग सेल के बारे में इन्होंने बताया था सबसे पहले। अब याद रखने के लिए एल से ही हमारा वर्ड शुरू होता है बच्चों लिविंग, और एल से ही हमारे पास क्या है, साइंटिस्ट का नाम भी शुरू होता है लीवनहुक से। अब इसके बाद में आया साइंटिस्ट, जो दूसरे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवरी की किसकी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो सेल की डिस्कवरी किसने की, लाइव सेल की डिस्कवरी की लीवनहुक ने, जबकि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो किसने की बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर। जब तक हमारे पास बच्चों सिर्फ माइक्रोस्कोप था तब तक हम सेल को देख सकते थे, बट सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम प्रॉपरली नहीं देख सकते थे। बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसकी वजह से हम सेल के जो स्ट्रक्चर डिटेल्स हैं सेल की उनको हम स्टडी कर पाए, और उन्हीं के बाद में हमें पता चला एक सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अब आता है बच्चों टॉपिक सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या है, तो यहाँ बच्चों साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सेल से रिलेटेड थ्योरी दी थी, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। अब थ्योरी जो होती है वो एक ब्रॉड टर्म के लिए है और काफ़ी रिसर्च के बाद, यानी कि ब्रॉड जो रिसर्च एरिया है उसको कवर करती है, उसके बाद हम देते हैं थ्योरी। जबकि जो यहाँ पे सेल थ्योरी है इसके अंदर इन 1838 मैथियास सिल्डन एक जर्मन बोटनिस्ट था, और बोटनिस्ट किस पे वर्क करते हैं, प्लांट पे वर्क करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, बोटनिस्ट। एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे रिसर्च की, और इसी के साथ में उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो किससे कंपोज हैं, सेल से बने हुए हैं। यानी कि जो यहाँ पे साइंटिस्ट थे, जर्मन के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे इन्होंने अपनी रिसर्च की। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं, अलग अलग टाइप की सेल से बने हैं। और वही सेल्स क्या बनाती हैं, जैसे हम बात करें सबसे पहली जो यूनिट रहेगी सेल रहेगी, सेल मिलकर बनाएगी हमारे पास बच्चों क्या, टिश्यू की फॉर्मेशन करेगी, टिश्यू मिलकर बनाएंगे हमारे पास ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ इन्होंने जो साइंटिस्ट थे इन्होंने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं वो किससे कंपोज हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। इसी टाइम के बच्चों एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनको हमने क्या कहा है, थियोडर स्वान। इन्होंने बताया कब, उसी टाइम पे लगभग वो आए थे 1838 के अंदर, और इन्होंने बताया 1839 के अंदर। इन्होंने स्टडी की इस पे एनिमल सेल्स पे स्टडी की, और इन्होंने देखा कि सेल्स के बाहर एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी ये एक सेल है तो सेल के बाहर जो आउटर लेयर है इसी को क्या कहा है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्वान ने बताया कि सेल्स के बाहर एक लेयर है, थिन आउटर लेयर है, और उसी को क्या कहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया, इन्होंने किस पे स्टडी और की, इन्होंने प्लांट पे स्टडी और की, और इसी के साथ इन्होंने बताया कि प्लांट्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं बच्चों। अब इन्होंने बताया, ये तो हमने बात की किसकी, एनिमल सेल के बारे में,
बट अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एक और प्लांट सेल को देखा और उन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल है उनके बाहर सेल मेम्ब्रेन के अलावा क्या प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कह लो सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको क्या कहा इन्होंने, सेल वॉल। यानी प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ये भी किसने बताया, स्वान ने ही बताया था बच्चों की सेल के बाहर, प्लांट सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और इसी की अपनी स्टडी के बेसिस पे स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी बच्चों। हाइपोथेसिस होती है बच्चों जब शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कुछ लिमिटेड डाटा पे जब हमारी स्टडी हो तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। और इन्होंने बताया कि अपनी हाइपोथेसिस के अंदर कि that the bodies of animal and plants are composed of cell and product of cell। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के अंदर ये कंफर्म किया कि जो प्लांट और एनिमल की बॉडी हो किससे मिलकर बनी है, सेल से और उनके प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल के प्रोडक्ट क्या होंगे, सेल जब डिवाइड करेंगी तो उनसे दूसरी सेल्स बनेंगी। तो इन्होंने बताया कि जो सेल है वो किससे कंपोज्ड है, जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो किससे कंपोज्ड हैं, सेल और उनके प्रोडक्ट से। ये थी इनकी हाइपोथेसिस। अब जो स्वान और सिल्डन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने साथ में मिलकर क्या बनाया बच्चों, सेल थ्योरी बनाई सबसे पहले। और इस थ्योरी के अंदर ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये बात नहीं बता पाए थे कि जो नई सेल्स बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं। इनका जो ड्रॉबैक हम कह पाएं या जो जिस बारे के बारे में नहीं बता पाई वो क्या है, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई सेल्स बन रही है वो कैसे बनेंगी। अब हमारे पास आता है एक और साइंटिस्ट, इन्होंने किसके बारे में बताया, जो रुडोल्फ विर्को है। इन्होंने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि नई सेल्स कैसे बन रही हैं। इन्होंने सेल का डिवीज़न का कॉन्सेप्ट बनाया। इन्होंने बताया कि जो पुरानी सेल्स हैं वही डिवाइड करके क्या बना रही हैं, जैसे यहाँ हम बात करें कि कोई पुरानी सेल है, वही पुरानी सेल डिवाइड करके क्या बना रही है, नई सेल बना रही है। तो इन्होंने बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से ही क्या बनी है, नई सेल्स की फॉर्मेशन हुई है। और इसी को कहते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है बच्चों, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि जो यहाँ ये रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक टर्म दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसी के साथ में इन्होंने जो हाइपोथेसिस थी स्वान की उसको मॉडिफाइड करके एक सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी थी। और आज जो सेल थ्योरी हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल्स किससे मिलकर बनी है, ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं, और उनके प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने सेल थ्योरी में बताया, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जितनी भी नई सेल बन रही हैं वो क्या करेंगी, पुरानी अपनी सेल से ही बनी है। जैसे ये सेल फिर डिवाइड किया इनसे, फिर नई सेल्स बन गई। तो जो ये नई सेल है वो किससे बनी है, अपनी प्री एग्जिस्टिंग पुरानी ओल्ड सेल से ही क्या बनती है बच्चों, नई सेल बनती है। अब हम बात करेंगे, इतने टॉपिक के अंदर हमने एक वर्ड को ही बार बार बोला है, सेल। अब हम देखेंगे सेल है क्या। अब हम बात करें, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन ओनियन पील और ह्यूमन चिक सेल। अब 9th और 10th क्लास में हमने इनके बारे में, जब 9th क्लास के अंदर चैप्टर आता है सेल वाला, वहाँ हम पढ़ते हैं कि जो स्टडी के लिए प्लांट्स के लिए हम ओनियन पिल को यूज़ करते हैं और ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए ह्यूमन चिक सेल। यहाँ इन बच्चों को इसलिए, इन सेल्स को इसलिए यूज़ किया जाता है ओनियन पिल वालों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सेल होती हैं और ईजिली इनको हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियरली हमें सारे स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स दिखते हैं, और साथ में ये जो हमारी सेल्स हैं ये क्या करती हैं, स्टेन को प्रॉपरली अपटेक भी कर लेती हैं। स्टेन किस लिए यूज़ होता है बच्चों, कलर के लिए। अगर हमें हमारी सेल कोई ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ है उसको देखने के लिए हम उसे क्या करते हैं, स्टेन करते हैं डाई से। तो जो ये सेल्स हैं ये प्रॉपरली स्टेन को अपटेक कर लेती है। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द ओनियन सेल विच इज टिपिकली ए प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। अभी जो हमने बात की थी कि जो ओनियन सेल है वो कैसी है बच्चों, एक प्लांट सेल है। और प्लांट सेल के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ क्या मिलेगा हमें, प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगी, बाहर सेल वॉल मिलेगी हमें, और अंदर मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। इसी के साथ अगर हम ह्यूमन चिक की बात करें तो वहाँ हमें सिर्फ क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वहाँ सेल वॉल नहीं होती है।
इनसाइड ईच सेल, हर सेल के अंदर इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। यानी जो ये एक सेल है, इसी के अंदर क्या रहेगा, एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा और उसके बाहर क्या रहेगी, मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा। वो कैसा रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे बच्चों क्रोमोसोम्स। ये क्या है, एक हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। दिस, और इस क्रोमोसोम के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, वो प्रेजेंट रहेगा इस क्रोमोसोम के अंदर। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब जहाँ सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, यानी जब सेल के जो न्यूक्लियस है उसके बाहर मेम्ब्रेन हो, तो उस सेल को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। यानी यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस है उसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए इन सेल को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें बच्चों दूसरी जो हमारे पास आती है, whereas the cells that lack a membrane bound nucleus, यानी दूसरी जो सेल है जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको प्रोकैरियोटिक सेल। यानी बच्चों हम यहाँ बात करें, दो टाइप की सेल आई, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अब यहाँ वर्ड आता है बच्चों सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड का मतलब जैसे अगर ये सेल बना दी, इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस है और कोई ऑर्गेनी नहीं प्रेजेंट है, तो इसको कह दिया हमने फ्लूइड। बट अगर यहाँ पे क्या है, एक सेल है और उसके अंदर इस न्यूक्लियाई के अलावा और भी बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेमी फ्लूइड। तो यहाँ हम बात करें जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है, इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है और उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और वही क्या ऑक्यूपाई करता है, सेल के अंदर जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है। और जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, ये साइटोप्लाज्म क्या है, मेन साइट है किसकी, सेलुलर एक्टिविटी की। और ये प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा। बहुत सारी जो लिविंग रिएक्शंस हैं वो कहाँ होती हैं, केमिकल रिएक्शंस कहाँ होंगी, वो होंगी किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी के साथ हम बात करें बच्चों, बिसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अलावा द यूकैरियोटिक सेल है अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी। यानी जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ हमने बात की थी कैसी ऑर्गेनी प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा भी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, साथ में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। यहाँ पे ये सारी भी क्या है, ऑर्गेनली प्रेजेंट है, जो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे क्या है बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज क्या है, अब्सेंट है। अब यहाँ हम बात करते हैं जो राइबोसोम है वो कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी है। अब हमने बताया जो नॉन, जैसे हमने कहा एक हमारी प्रोकैरियोटिक सेल थी, दूसरी हमारे पास बच्चों थी यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल थी, वहाँ के क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली अब्सेंट है। राइबोसोम कैसी है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी। तो राइबोसोम यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा। विदिन द सेल द राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। जो राइबोसोम है बच्चों, साइटोप्लाज्म के अलावा भी कुछ ऑर्गेनली में प्रेजेंट रहता है, और वो कौन कौन सी हैं, अगर प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमारा राइबोसोम रहेगा, और एनिमल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम रहेगा, और
रफ ER के ऊपर भी RER जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर भी क्या रहेगा, राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी। यहाँ हम बात करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि जो एनिमल सेल है उसके पास कौन कौन सी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी है। एक तो हमारे पास हो गया राइबोसोम, जो दूसरी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी है वो है सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम को ही हम सेंट्रियोल भी बोल देते हैं बच्चों। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी कॉल्ड सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, सेंट्रोसोम का फंक्शन है सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रोसोम। अब नेक्स्ट हम बात करें, सेल डिफर ग्रेटली, और जो सेल्स की, क्या मैम सभी सेल्स की साइज सेम होती है? नहीं बच्चों, सेल्स अपनी साइज में, शेप के अंदर और एक्टिविटी के अंदर डिफर करते हैं। जैसे हम बात करें माइकोप्लाज्म की, तो जो माइकोप्लाज्म है ये स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्म क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट सेल है, और इसकी जो लेंथ है वो जो बैक्टीरियल सेल है उसकी साइज कितनी रहेगी, यहाँ पे अगर हम बात करें 3 to 5 माइक्रोमीटर। अगर यहाँ पे बात करें जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो क्या है बच्चों, ओस्ट्रिच, एग ऑफ ओस्ट्रिच सबसे बड़ी जो सेल है आइसोलेट की हुई है। अब हमारे पास बात करेंगे, अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चों, जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो, यानी बहुत सारी सेल प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। ह्यूमन रेड ब्लड सेल RBC जिसे हम कहते हैं, उनकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 7.0 माइक्रोमीटर डायमीटर है। जबकि जो नर्व सेल है उसको हम लोंगेस्ट सेल कहते हैं। इसी के साथ सेल्स की जो शेप है वो भी वेरी करती है, जैसे कोई डिस्क शेप होगी, कोई पॉलीगोनल होगी, कोलुमिनार भी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है, और थ्रेड लाइक भी हो सकती है। जैसे यहाँ हम बात करते हैं बच्चों, तो जो हमारी RBC है वो कैसी शेप की होती है, राउंड की मिलेगी या बाई कनकेव शेप की हमें मिलेगी RBC, जिसकी जो डायमीटर थी वो कितनी थी, 7.0 माइक्रोमीटर। अब जो वाइट ब्लड सेल है जिसको हम अमीबॉइड सेल भी कहते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक, जैसे अमीबा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो इनकी भी फिक्स कोई शेप नहीं है। नेक्स्ट हमने बात की थी लॉन्ग नैरो सेल की, जैसे कोलुमिनार एपिथेलियम की सेल्स हैं वो कैसी हैं, लॉन्ग और नैरो होती हैं। अब बात करें नर्व की, ये एक ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे, यानी ये क्या है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट और ब्रांच सेल है। अब यहाँ बात करें हम नेक्स्ट, जो ट्रैकिड की सेल होती हैं प्लांट्स के अंदर वो कैसी होती हैं, इलोंगेटेड दिखेंगी। जबकि जो मेसोफिल्स की सेल होती हैं वो कैसी हैं, राउंड और ओवल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पे बच्चों जो सेल्स की साइज और शेप है वो क्या करती है, बहुत ही वेरी करती है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के दो फीचर पड़े हैं, यानी यहाँ क्या है, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनली है वो है क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एब्सेंट है। इनको हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यहाँ जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहेगा कैसा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। इसी के साथ यहाँ हम बात करें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनको रिप्रेजेंट करेंगे किनसे, यानी कि उनको बनाएंगे, बैक्टीरिया भी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन एल्गे भी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल। इसी के साथ जो माइकोप्लाज्म है वो भी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और एक हमारे पास आता है PPLO, प्यूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे जो डिवीजन है वो क्या रहेगा, यहाँ पे फास्ट डिवाइड करती है, साइज कैसी रहेगी, स्मॉल साइज के रहेंगे, और डिवीजन कैसा होगा उनका, फास्ट डिवीजन होगा। अब उनकी जो शेप और साइज है वो वेरी करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो 4 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, उसकी शेप के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमारे पास आता है बेसिलस, यानी जहाँ पे रोड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा बैक्टीरिया का। सेकंड कोकस, यानी यहाँ स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहेगा तो उसे हम कहेंगे कोकस। थर्ड हमारे पास आएगा विब्रियो, विब्रियो का मीनिंग है बच्चों कोमा शेप, हमारे पास कैसा रहेगा, जो बैक्टीरिया हो कैसा रहेगा, कोमा शेप। और लास्ट हमारे पास आता है स्पाइरुलम, यानी बैक्टीरिया की शेप कैसी रहेगी, स्पाइरल लाइक शेप रहेगी बैक्टीरिया की। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन देन दो द प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन, यानी जो शेप्स और फंक्शन रहेंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल के वो बहुत ही वेरी करते हैं।
जैसे यहाँ हम बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। सिर्फ यहाँ पे जो एक्सेप्शन है बच्चों माइकोप्लाज्म, यहाँ जो माइकोप्लाज्म है इसके पास ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है बच्चों, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास सेल वॉल रहेगी जो किसको सराउंड करेगी, सेल मेम्ब्रेन को, जबकि माइकोप्लाज्म इनकी एक एक्सेप्शन है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म, और जो फ्लूइड मैट्रिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लूइड मैट्रिक्स हमने क्या कहा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसके लिए फ्लूइड वर्ड आए क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनेली है वो कम रहती हैं बच्चों, जो एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। देर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो नेक्ड रहेगा और इसी के साथ में उसके बाहर कोई एनवलप नहीं प्रेजेंट होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। इसी के साथ जो इनका जीनोमिक मटेरियल है जो डीएनए हो कैसा रहेगा, सिंगल क्रोमोसोम रहेगा और कैसा रहेगा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहेगा। इसी के साथ में इनके पास एक अलग जो मेन न्यूक्लियस है उसके अलावा इनके पास एक अलग स्मॉल, जिसको हम कह सकते हैं स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट रहता है जीनोमिक डीएनए के अलावा, और उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड है इसके कुछ फंक्शन है, ये कुछ यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है किसको, बैक्टीरिया को। जैसे यहाँ हम बात करें तो जो एंटीबायोटिक्स के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ये प्लाज्मिड ही उसे वो फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब जब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो जो प्लाज्मिड है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फोरेजन डीएनए, यानी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी यहाँ यूज़ किया जाता है जो प्लाज्मिड है किसी डीएनए, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। जैसे हम बात करें अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल की, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है हमें एक यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहेंगी। लगभग एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर रहेगी, जबकि जो पीपीएलओ है, प्लूरिया निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसकी साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया की 1 से 2, और वायरस की साइज तो और भी स्मॉल रहेगी बच्चों। इसी के साथ में जो प्रोकैरियोटिक है उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स रहेंगे। उनके पास सिर्फ ऑर्गेनेली कौन सी रहेगी, राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगी, क्योंकि राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसी के साथ उनके पास कुछ इनकल्जन बॉडीज प्रेजेंट रहेंगी, और उनकी जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों, मीजोसोम। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों मीजोसोम से, 2025 के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन था मीजोसोम से। और इनका जो फंक्शन है ये क्या होती हैं, दीज आर कॉल्ड इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे हम बात करें यहाँ एक सेल है तो जो उसकी इनर साइड में ये जो हमारी मेम्ब्रेन है यही क्या बना लेगी, फोल्डिंग्स बना लेंगी। इन्हीं फोल्डिंग्स को किसकी फोल्डिंग, सेल मेम्ब्रेन क्या कर लेगी, अपनी फोल्डिंग्स बना लेगी। वो चाहे ट्यूब की फॉर्म में अरेंज हो या फिर वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर ले, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। तो मीजोसोम्स कहाँ से बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनते हैं मीजोसोम्स। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है सेल एनवलप, यानी सेल को कवर करने वाला और उसकी क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जैसे कि स्पेशली हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, उसके पास एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप प्रेजेंट रहेगा। उसका जो सेल एनवलप रहेगा उसके अंदर 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगी। जो हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया है उसका जो एनवलप रहेगा सेल के बाहर, वहाँ 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगी। सबसे इनसाइड में प्रेजेंट रहेगी बच्चों सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर प्रेजेंट रहेगी सेल वॉल, और उसके बाहर हमारे पास एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी जो क्या करती है, जैसे उसको, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स। 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड देन ग्लाइकोकैलेक्स। क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है बच्चों की इनसाइड टू आउटसाइड हमें मेम्ब्रेन बतानी है कौन सी है, तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड देन ग्लाइकोकैलेक्स प्रेजेंट है।
हर एक जो लेयर है बच्चों वो अपना फंक्शन अलग भी करती है, बट जो तीनों लेयर हैं एक साथ उनका काम क्या है, किस में हेल्प करती हैं ये तीनों लेयर, हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन में, सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, जो इनके सेल एनवेलप है उनके डिफरेंस के बेसिस पे। जैसे इसी के बेस पे क्या करते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव 2 टाइप के आते हैं हमारे पास। एक आएगा ग्राम पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास आएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम स्टेन को अपटेक करते हैं यानी स्टेक को अपटेक करेंगे उनको हम क्या कह देंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो स्टेन को अपटेक नहीं करते उनको हम क्या कह देंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ टर्म आती है बच्चों सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट जो ग्लाइकोकाइलेक्स है वो डिफर करता है अपनी कंपोजिशन के अंदर, और इसी के साथ में जो थिकनेस है अलग अलग बैक्टीरिया में डिफर करेगी। किसी के अंदर ये लूज सीथ की तरह प्रेजेंट हो सकता है, किसकी तरह, लूज सीथ की तरह प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। और कुछ के अंदर ये थिक और टफ लेयर की तरह प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल बोलेंगे। अब जो सेल वॉल है वो डिटरमाइन क्या करेगी, सेल की शेप कौन डिटरमाइन करता है बच्चों, सेल वॉल डिटरमाइन करेगी सेल की शेप को। जबकि यहाँ पे हम बात करते हैं, इसी के साथ ही स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है बैक्टीरियम को, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है कौन, सेल वॉल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल। अब सिलेक्टिवली परमेएबल का मीनिंग है बच्चों वो मेम्ब्रेन यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को पास करेगी और कुछ को नहीं करेगी अपने अंदर से। जैसे यहाँ ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसे ये यहाँ पे बाहर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इन मॉलिक्यूल्स को पास कर देगी, इन मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करेगी, यानी सिलेक्टिवली चीज़ों को अपने अंदर से पास करेगी और कुछ चीज़ों को पास नहीं करेगी। इसलिए इसको क्या कह दिया, नेचर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर रहेगा सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर रहेगा, और ये इंटरेक्शन में हेल्प करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में। मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स की तरह ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहाँ रहेगी, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जो अभी बात की थी, जो मीजोसोम्स है वो किसकी एक्सटेंशन है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। और ये एक्सटेंशन वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, या लैमेली की फॉर्म में भी हो सकती हैं। और इनका जो फंक्शन है बच्चों वो फंक्शन क्या है, यहाँ हम बात करें, इनकी फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन में, ग्रोथ में, और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, यानी जो मटेरियल है उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल्स के अंदर कौन करेगा, मीजोसोम्स की हेल्प से होता है। इसी के साथ में ये इन्वॉल्व रहते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी, सिक्रेशन के प्रोसेस में भी, और सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पे जो मीजोसोम्स है उनके मल्टीपल फंक्शन है बच्चों। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, कुछ और भी मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होते हैं। मेम्ब्रेन कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन किस तरफ होती है, साइटोप्लाज्म की तरफ। जैसे यहाँ कोई एक, यहाँ हम सेल बनाएं तो यहाँ जो इसकी एक्सटेंशन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी की कुछ एक्सटेंशन प्रेजेंट होती हैं कहाँ, इनसाइड में। ये बाहर हमारी हो गई सेल वॉल, इसके बाहर। तो जो ये स्ट्रक्चर्स बने हैं बच्चों, यही क्या है, मीजोसोम्स। और इसी के साथ में कुछ और एक्सटेंशन भी होती हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हैं उनके अंदर, और उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर्स, यानी ये इनके अंदर प्रेजेंट रहता है पिगमेंट, और पिगमेंट हेल्प किस में करेंगे, इनका काम रहेगा फोटो सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, यानी फूड की प्रिपरेशन में। अब जो बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल भी हो सकती है, यानी मूव भी कर सकती है, और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। अब अगर मोटाइल हुई तो उनके पास थिन फिलामेंटियस एक्सटेंशन होंगे, यानी फिलामेंट की जैसी एक्सटेंशन प्रेजेंट रहेंगी, जो कहाँ से बनती हैं उनकी, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। अब जो ये फ्लैजिला है ये भी किसकी मॉडिफिकेशन है, एक्सटेंशन है, ये भी बनते हैं किससे बच्चों, जो फ्लैजिला है वो कहाँ से बनते हैं, ये भी हमारे बनते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनेंगे।
फ्लैजिला किसकी एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और हेल्प करेंगी किसमें? मूवमेंट में हेल्प करेंगी। तो जिन बैक्टीरिया के पास ये लॉन्ग फिलामेंटियस एक्सटेंशन रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? फ्लैजिला। और वो कैसे बैक्टीरिया रहेंगे? मोटाइल रहेंगे। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास क्या रहेगी? अब जो बैक्टीरिया है उनके पास नंबर ऑफ फ्लैजिला और अरेंजमेंट क्या कर सकती है? वेरी कर सकती। किसी के अंदर एक फ्लैजिला भी हो सकता है, किसी के अंदर मल्टीपल फ्लैजिला भी हो सकता है। और एक फ्लैजिला के 3 पार्ट रहेंगे, जब से सबसे फर्स्ट एक फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये 3 फिलामेंट के 3 जो फ्लैजिलम है उसके पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट फिलामेंट, सेकंड हुक एंड थर्ड बेसल बॉडी। जैसे यहाँ एक फ्लैजिला बनाए तो ये हमारा फ्लैजिला, ये सबसे ऊपर हमारा फिलामेंट वाला पोर्शन, फिर हुक वाला पोर्शन और लास्ट में जो लोअर पोर्शन है जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? फ्लैजिला की फॉर्मेशन करेंगे। बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा यहाँ पिल्लाई और फिम्ब्रिया लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जो क्या करते हैं? फिम्ब्रियाई का काम रहेगा सरफेस के साथ में अटैचमेंट में हेल्प करती है। अब यहाँ हम बात करते हैं इनका जो मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है पिल्लाई और फिम्ब्रिया का, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों फ्लैजिला। जबकि जो पिल्लाई है ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और इनका काम होता है, ये बने होते हैं स्पेशल प्रोटीन से, और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्लिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं पिल्लाई। और ये फिम्ब्रिया है, ये क्या हेल्प करते हैं? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के बाहर से अराइज होंगे, और ये हेल्प करते हैं जो रॉक्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, वहाँ बैक्टीरिया को होल्ड करने के लिए, यानी ये हेल्प करेंगे अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। फिम्ब्रिया हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की अटैचमेंट के लिए, जबकि पिल्लाई है ये बनाते हैं एक, ये दोनों बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन के वक्त यूज होते हैं। पिल्लाई लाइक स्ट्रक्चर 2 बैक्टीरिया को कनेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों राइबोसोम क्या है। जैसे हम बात करें तो राइबोसोम, हमें पता है राइबोसोम के कुछ फीचर्स के बारे में। राइबोसोम कैसा है? यहाँ अगर हम बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट है और साथ में यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट है। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम है कैसा है? एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम बात करें जो हमारी साइज रहेगी वो 15 से 20 नैनोमीटर हमारी किसकी साइज रहेगी? राइबोसोम की। अब जो राइबोसोम है वो अलग अलग रहेगा बच्चों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो उसको हम कहेंगे 70S जो राइबोसोम है वो कौन सा है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और ये कौन सी 2 सब यूनिट से मिलकर बना है? 50S और 30S। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर भी 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों कि जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स का वो कौन सा रहेगा? 70S रहेगा। उसकी 2 सब यूनिट रहेंगी, 50S सब यूनिट और रहेंगी साथ में 30S सब यूनिट प्रेजेंट रहेंगी। राइबोसोम वो क्या है? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम का जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम है किसका? राइबोसोम का। अगर हम बात करें बहुत सारे राइबोसोम जब एक साथ अटैच हो जाएंगे तो उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कह देंगे पॉली राइबोसोम। पॉली वर्ड यानी मल्टीपल, राइबोसोम यानी राइबोसोम, या कह सकते हैं पॉलीसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम एक साथ एक चेन में अरेंज हो जाएं बच्चों, अटैच हो जाएं, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। और इनका काम क्या है? ये हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन, यानी सबसे पहले जो बनता है हमारे पास बनता है DNA। DNA से हमारे पास बनता है बच्चों mRNA, और mRNA को ट्रांसलेटेड किया जाता है किसमें? प्रोटीन्स के अंदर। तो राइबोसोम हेल्प करता है mRNA से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के अंदर। अब बात आती है बच्चों इनकल्जन बॉडीज। रिजर्व जो मटेरियल है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो स्टोर होता है किस फॉर्म में? इनकल्जन बॉडीज की फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि ये भी क्या है? अब हम बात करें कहाँ प्रेजेंट है? राइबोसोम के अंदर। और पहले ही हम ये बात कर चुके हैं। तो राइबोसोम के अंदर क्या रहेंगे? जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म हैं वो रहेंगे एब्सेंट। तो इनकल्जन बॉडीज भी कैसे हैं?
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं और फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। अब यहाँ अगर वो फॉस्फेट स्टोर करते हैं तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, अगर वो ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। इसी के साथ गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। ये भी एक टाइप की इनकल्जन बॉडीज हम कह सकते हैं। गैस वैक्यूल्स कहाँ मिलती हैं? ब्लू ग्रीन। यहाँ पे कैसी ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट रहेंगी। द यूकैरियोटिक्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट। यूकैरियोटिक्स के अंदर क्या आते हैं? प्रोटिस्ट आएंगे, साथ में प्लांट्स और एनिमल्स और फंगी भी किसके अंदर आती है? फंगाई भी हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही इंक्लूड रहेगी। In eukaryotic cell there is an extensive compartmentalization of cytoplasm, यानी यहाँ क्या रहेगा? कंपार्टमेंट्स बने रहेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे यहाँ हम बात करें, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, अब यहाँ एक न्यूक्लियस रहेगा, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ मान लो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे हमारा लाइसोसोम है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? अलग अलग कंपार्टमेंट्स बन गए साइटोप्लाज्म के ही। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म हमें मिलेगी कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। किसकी वजह से? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी की वजह से। यूकैरियोटिक सेल हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जो न्यूक्लियस है उसके बाहर क्या रहेगी? मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी और उसी को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट रहता है। इसी के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहेंगे, यानी लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। साथ में साइटोस्केलेटन यानी बॉडी को एक शेप देने के लिए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहेगा। और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज रहेगा क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। जैसे हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा था, न्यूक्लियस बिल्कुल ऐसे उलझा हुआ प्रेजेंट था, बिल्कुल भी पैक्ड नहीं था, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर वो पैक्ड रहेगा क्रोमोसोम की फॉर्म में। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, यानी जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, यानी सेम नहीं है। प्लांट और एनिमल सेल्स डिफर, प्लांट और एनिमल सेल डिफर करती हैं। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, एक जो वैक्यूल है वो काफ़ी बड़ा रहेगा, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल रहेंगी और जो सब के अंदर प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट रहती है। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या था बच्चों? सेल को डिवीजन में हेल्प करती थी। क्या? सेंट्रियोल्स। अब इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें एक प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का, तो यहाँ हम बात करते हैं प्लांट सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है बच्चों? प्लांट सेल के अंदर भी गोल्गी, प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? जो प्लांट सेल है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे प्रॉपरली न्यूक्लियर एनवलप से कवर है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए क्या कह दिया उसको? न्यूक्लियर एनवलप। बीच बीच में हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवलप या मेम्ब्रेन रहेगी, इसके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। ये पोर्स कब बनेंगे बच्चों? ये पोर्स बनेंगे जब ये दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर दो मेम्ब्रेन रहेंगी, एक रहेगी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरी रहेगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पोर्स फॉर्म होंगे जब यहाँ पे इन दोनों का फ्यूज़न हो जाएगा, तो वहाँ क्या बन जाएंगे? हमारे पास पोर्स बन जाएंगे। और इन पोर्स का हेल्प क्या होता है? फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी जो मटेरियल है उसमें एक्सचेंज करेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। इसी के साथ यहाँ प्रेजेंट रहेगा गोल्गी अपरेटस। इसी के साथ यहाँ प्रेजेंट रहेगी ये बाहर वाली मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको कहा सेल वॉल। इसी के साथ यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, राइबोसोम्स रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट रहेगा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसके अंदर प्रेजेंट रहता है बच्चों क्लोरोफिल। पेरोक्सिसोम रहेगा। इसी के साथ में यहाँ ये क्या है? वैक्यूल। जैसे हमने बात की थी एक प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल की साइज क्या रहेगी? हाई रहेगी, यानी साइज लार्ज रहेगी। अब इसी के साथ जो दो सेल्स हैं अपने आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं? कनेक्शन की फॉर्मेशन कौन करेगा? कनेक्ट करने का काम करता है प्लाज्मोडेस्माटा, और इसके थ्रू सेल्स के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज भी होगा, यानी मटेरियल्स का एक्सचेंज रहेगा। वो किसके थ्रू होगा? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के अंदर। जैसे यहाँ बात करें, ये एक सेल है हमारे पास
और यहाँ कोई ये दूसरी सेल है, तो दोनों सो सेल हैं, उनके बीच में ये जो कनेक्शन है इसी को ही क्या कहा है बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा। अब इसी के साथ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट रहेंगी, लाइसोसोम रहेगा, आरियर हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी प्रेजेंट रहेगा। दूसरा हम रफली एक बात करें एनिमल सेल की, तो यहाँ हमारे पास सेल वॉल अब्सेंट रहेंगी। दूसरा यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनलोप है। इसी के साथ में जो डेंस एक कंडेंस बॉडी प्रेजेंट रहेंगी जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस भी कहते हैं, वो भी प्रेजेंट रहेगा। इसी के साथ में जो अलग फीचर है वो क्या है, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जबकि वहाँ पे सेंट्रियोल नहीं था। यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट रहती है। सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन रहेगी वो रहेगी बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, यानी जो हमने सेल के बाहर आउटर कवरिंग पढ़ी थी, जो प्लांट्स के अंदर भी थी और एनिमल्स के अंदर भी थी, उसके बारे में जो डिटेल स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का वो आया हमारे पास बच्चों 1950s में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई तब, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1950s में। उसके बाद हमने जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर को स्टडी किया। स्पेशली हम पढ़ते हैं आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर हम क्लियरली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें जो हमने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की, तो वहाँ पे बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन है वो किससे कंपोज है, वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे लिपिड फर्स्ट, और दूसरा जो मटेरियल रहेगा वो रहेगा प्रोटीन्स बच्चों। जो मेजर लिपिड हैं वो हमारे रहेंगे फोस्फोलिपिड्स। अब फोस्फोलिपिड के अलावा हमारे पास इसके साथ में जो फोस्फोलिपिड हैं वो अरेंज रहेंगे एक बाई लेयर की फॉर्म में। जैसे यहाँ हम बात करते हैं बच्चों इस डायग्राम के अंदर, जैसे यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये है किसका स्ट्रक्चर है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे फेमस जो मॉडल आता है वो आता है बच्चों फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किन दो साइंटिस्ट ने दिया था, ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने दिया था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल। अब यहाँ हम बात करते हैं, तो हमने बात की कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक हेड पोर्शन रहेगा और ये टेल पोर्शन रहेगा। हेल कैसा रहेगा, वाटर लविंग पोर्शन है, जबकि ये क्या है, वाटर रिपेलिंग। ये है हाइड्रोकार्बन की चेन और ये रहता है बच्चों हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर से फियर यानी पानी से डरने वाला। और ये जो हेड पोर्शन है ये क्या रहेगा, हेड पोर्शन रहेगा, और इस पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं, टेल पोर्शन भी कह सकते हैं। ये है वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक। यहाँ हम बात करें तो ये अरेंज रहेगा कैसे, बाय लेयर की फॉर्म में। जैसे यहाँ एक लिपिड है, उसी के साथ में ये एक लिपिड है। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, वाटर लविंग है, तो इसलिए ये क्या प्रेजेंट है बाहर की तरफ। जबकि जो ये पोर्शन है बच्चों, यहाँ जो ये टेल वाला पोर्शन है ये क्या है, वाटर हीटिंग पोर्शन है या हाइड्रोफोबिक है, इसलिए ये क्या है बिल्कुल ऐसे पैक्ड रहेगा पानी से दूर। और जबकि हेड पोर्शन है वो किसको फेस करेंगे, वाटर को फेस करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है बच्चों कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है कुछ अमाउंट में, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर। अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं वो बच्चों दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स और इसी के साथ में हमारे पास आता है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स का मतलब रहेगा जो कहाँ प्रेजेंट है, पेरीफ्री पे प्रेजेंट है यानी आउटर साइड में। अब वो साइटोप्लाज्म के बाहर भी, जो सेल के बाहर की साइड भी हो सकते हैं या साइटोप्लाज्म की इनसाइड भी, ये दोनों ही क्या हैं बच्चों, पेरिफेरल प्रोटीन है। जबकि जो सेल के अंदर एम्बेडेड रहेगा, जैसे यहाँ ये मिडल वाला स्ट्रक्चर है, इसको हमने कहा है इंटीग्रल, यानी ये विद इन द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसको कहेंगे इंटीग्रल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें यहाँ बच्चों जो पेरिफेरल प्रोटीन है उनका एक्सटेंशन क्या है, ईजी है, हम ईजिली उनको सेल से रिमूव कर सकते हैं। जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन है उनको हम सेल से ईजिली रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ जो मॉडल था वो किसने दिया था, 1972 में, और उस मॉडल को हमने क्या कहा था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब जो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे इसका काम क्या है, ये जो लिपिड्स होते हैं बच्चों ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरी मेम्ब्रेन के अंदर भी
जैसे यहाँ हम इस मूवमेंट को, अगर ये हमारा एक ही लेयर के अंदर इधर से इधर चला जाए, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये किसकी वजह से है, ये जो फोस्फोलिपिड हैं ये मूव कर सकते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि जो नेचर है फ्लूइड हमारी मेम्ब्रेन का वो कैसा है, क्वैसी फ्लूइड नेचर है, और इसकी वजह से हमारी मेम्ब्रेन के पास क्या आती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी आती है, किसकी वजह से, लिपिड्स की वजह से। अब यहाँ जो फ्लूइड नेचर है वो सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसी के साथ में इंट्रासेलुलर जंक्शन, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है विद इन 2 सेल, यानी विद इन 2 सेल के बीच में जब कनेक्शन बने तो उसको कहेंगे इंटरसेलुलर जंक्शन। जंक्शंस हेल्प करते हैं बच्चों कनेक्शंस बनाने में, साथ में सिक्रेशन में हेल्प करेगी, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करेगा और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। यानी जो फ्लूइडिटी नेचर है वो इन सभी फंक्शंस में हेल्प करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा मोलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने का। अगर हम बात करते हैं बच्चों, एक ट्रांसपोर्ट आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ मूव होगी, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स मूव होंगे कहाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल आता है लो कंसंट्रेशन के ऊपर, और यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं होता है, यानी यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली लो कंसंट्रेशन पे पहुँच जाता है। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स रहेंगे वो यूज़ करते हैं ये मेथड पैसिव ट्रांसपोर्ट का। और सिंपल डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। और वाटर का जो डिफ्यूज़न है, वाटर जब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा तो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है बच्चों ओस्मोसिस। यानी ओस्मोसिस हम किसे कहेंगे, ऑस्मोसिस हम किस कहेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करे तो उसके लिए जो टर्म है बच्चों वो आएगी ऑस्मोसिस। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है बच्चों वो कैसी है, उसका नेचर है नॉन पोलर। तो वहाँ पे उनको रिक्वायर रहेगी कैरियर प्रोटीन की, जो उनको हेल्प करेगा मूवमेंट के अंदर एक मेम्ब्रेन के थ्रू, और इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यानी कोई कैरियर प्रोटीन रहेगा वो हेल्प करेगा मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। और जब हम बात करें दूसरा हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की बजाय अपोजिट मूव करे, जहाँ मूवमेंट हो लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन पे, यानी वहाँ पे क्या ज़रूरत होगी, वहाँ पे एनर्जी की नीड होगी, और उस ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे है क्या। तो सेल वॉल का मीनिंग हो गया एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कोल्ड सेल वॉल। यानी सेल वॉल कैसा है, नॉन लिविंग है। कैसी है सेल वॉल, नॉन लिविंग नेचर है सेल वॉल का। अगर आपसे पूछा जाए सेल वॉल का नेचर क्या है तो हम कहेंगे सेल वॉल कैसी है, नॉन लिविंग है सेल वॉल। जबकि हम दूसरा बात करने चाहें, अगर सेल कैसी है, सेल एक लिविंग है, जबकि सेल वॉल कैसा है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है सेल वॉल। कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग सेल स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। अब दूसरा हम बात करते हैं, ये क्या करती है, कवर करती है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगी, एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है, ये प्रेजेंट रहती है बच्चों फंगी के अंदर। दूसरा जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, प्लांट्स और फंगी के अंदर। अब जो सेल वॉल है ये हमें हमारी सेल को शेप प्रोवाइड करती है, साथ में प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, उसको डैमेज से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन के अंदर भी हेल्प करती है। एल्गे की जो सेल वॉल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो एल्गे की सेल वॉल है वो मिलकर बनी होती है किससे, सेलुलोज से, ग्लैक्टोज से, मैनोज से और कैल्शियम कार्बोनाइट लाइक मिनरल से। यानी जो एल्गे की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से, ग्लैक्टोज से, मैनोज से
और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट से। जबकि हम बात करते हैं बच्चों एक प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल मिलकर बनी है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी है एक प्लांट सेल। अगर हम बात करते हैं द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट, जो यंग प्लांट की सेल वॉल होती है उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेल वॉल। और जो बच्चों प्राइमरी सेल वॉल है वो कैपेबल होती है ग्रोथ करने के लिए। अब धीरे धीरे जब सेल मैच्योर होगी तो प्राइमरी सेल वॉल कैसी हो जाएगी? डीनेच्योर हो जाएगी धीरे धीरे, और उसी के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। अगर हम कहें ये कोई प्लांट सेल थी और यहाँ ये थी प्राइमरी सेल, अब धीरे धीरे जब ये प्राइमरी सेल हमारी डीनेचर होने लगी तो इसी के अंदर एक दूसरी सेल बन गई, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जिसको हमने कहा है सेकेंडरी सेल वॉल। और किस तरफ बनी है? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनी है क्या बच्चों? सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लैमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मिडल लैमेला बना होता है बच्चों कैल्शियम पैक्टेट, यानी दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो दो सेल वॉल है, चाहे या तो दो प्लांट सेल मान लो, ये एक प्लांट सेल है और ये दूसरी प्लांट सेल है, तो इनके बीच में जो ये फिल रहेगा यहाँ पे मटेरियल कुशन की तरह एक्ट करेगा, जिसको हम कहेंगे मिडल लैमिना। किल्स से मिलकर बना है, ये मिलकर बना होता है कैल्शियम पैक्टेट से, और ये हेल्प करता है, ग्लू करता है, यानी दो सेल जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको होल्ड करने में हेल्प करता है कौन? कैल्शियम पैक्टेट। और यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट रहता है जिसको हम कह सकते हैं क्या? जो हमारा, जैसे अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहेगा हमारा, उसी को क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन के लिए जो यूज़ करती हैं इस स्पेस को, यानी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहेंगी किसके थ्रू? इस पोर के थ्रू या इस कनेक्शन के थ्रू, और इसी कनेक्शन को क्या कहा जाता है? प्लाज्मो डेस्मेटल या डेस्मेटा कनेक्शन, यानी इसके थ्रू जो दोनों सेल हैं वो एक दूसरे के साथ मटेरियल्स को एक्सचेंज करती हैं, या जो उनके साइटोप्लाज्म है वो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे की सेल वॉल के साथ में। अब हम